Hello everyone, welcome to ICRA IAS. This is Sanjay ठाकुर, an educator of Indian Polity and Governance at ICRA IAS. आज हम लोग जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के पॉलिटी सेगमेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सब जीएस पेपर 2 के सिलेबस से परिचित होंगे. सो यू माइट बी अवेयर ऑफ द सिलेबाई ऑफ जनरल स्टडीज़ पेपर 2 concerning UPSC CSC written examination, that is मेंस एग्जामिनेशन. बट यहाँ हमारी कोशिश होगी कि पॉलिटी की जितनी यूनिट्स हैं उन्हें मेंस और प्री दोनों ही दृष्टिकोण से आपको पढ़ाऊँ. बिल्कुल हम लोग अक्षरशः सिलेबस को फॉलो करेंगे और अगर आप अपने सिलेबस को रेफ़र करें तो पाएंगे कि जनरल स्टडीज़ पेपर 2 की जो यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 9 तक इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है. कुछ गवर्निंग एस्पेक्ट्स भी है बट डायरेक्टली दे आर नॉट द पार्ट ऑफ गवर्नेंस. गवर्नेंस स्टार्ट्स आफ्टर मार्थ ऑफ यूनिट नंबर 9. यूनिट 9 के बाद गवर्नेंस स्टार्ट होता है. गवर्नेंस और सोशल जस्टिस दोनों. गवर्नेंस और सोशल जस्टिस की कुल 7 यूनिट्स है. 9 यूनिट्स पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की, नेक्स्ट 7 यूनिट्स गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस की, एंड लास्ट 4 यूनिट्स दे आर रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशनशिप. तो एक बार सबसे पहले, चूँकि ये पहली क्लास है आपकी टॉपिक की, तो थोड़ा सा मैं सिलेबस के बारे में बता दूं ताकि आपको पता चल जाए कि हम क्लासेस को किस डायरेक्शन में लेकर जाने वाले हैं. जो मोड ऑफ कवरेज होगा प्लस एरिया टू बी कवर्ड, दैट शुड बी क्लियर in your mind. So let me show you the syllabus first. Look, general studies paper 2. आप सबको मालूम ही है कि जनरल स्टडीज़ के कुल 4 पेपर्स हैं यूपीएससी सीएससी रिटन एग्जामिनेशन के अंदर. सेकेंड पेपर जीएस का जो सेकेंड पेपर है, ये बेसिकली अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि एग्ज़ाम में किस तरीके से पेपर्स कंडक्ट होते हैं, तो परीक्षा दे रहे एग्जामिनीज़ के लिए थर्ड पेपर होता है, थर्ड पेपर. बट जनरल स्टडीज़ के पेपर्स की जो चारों पेपर्स की बात है उसमें इसका क्रम दूसरा होता है. ठीक है. तो जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 के अंदर जो जो कंपोनेंट्स आपको पढ़ने हैं वो है बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशनशिप. इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इंटरनेशनल रिलेशनशिप. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड भारतीय संविधान. इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति. इंडियन गवर्नेंस, भारतीय अभिशासन. तो इसमें शासन प्रशासन दोनों शामिल होता है, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, अंतर्राष्ट्रीय संबंध. अब देखो, ये पूरा जो जनरल स्टडीज़ पेपर 2 है, अदर जीएस पेपर्स की ही तरह इसका जो वेटेज होता है वो 250 मार्क्स का होता है. 250 मार्क्स रिटन एग्ज़ाम में, दैट इज़ मेन एग्ज़ाम में. मैं संक्षेप में लिख रहा हूँ मेंस. ठीक है. और अगर पूरा जनरल स्टडीज़ पेपर 2 आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आप तय मानिए कि पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सम इशूज़ कंसर्निंग करंट ओरिएंटेड इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इन सबको मिला के नियर अबाउट प्रीलिम्स के अंदर, प्रीलिम्स ध्यान रखेंगे, मैं केवल पॉलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे जीएस पेपर 2 से प्रीलिम्स के अंदर आपको कम से कम डायरेक्टली इनडायरेक्टली 20 क्वेश्चंस मिलेंगे. 20 क्वेश्चंस, क्योंकि जब आप सोशल जस्टिस पढ़ेंगे तो तमाम करंट डेवलपमेंट्स पढ़ेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह, इन सब के बारे में. तो इस पेपर 2 का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के सिलेबस पे 20 क्वेश्चंस का इन्फ्लुएंस होता है, ये आप मान के चलेंगे. सो वंस यू प्रॉपरली प्रिपेयर जनरल स्टडीज़ पेपर 2, you will equally develop a catchment upon at least 20 questions in general studies paper 1 in preliminary examination, that is CSP, civil services prelims. तो आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस को आप यहाँ कवर अप कर लेते हैं जीएस पेपर 2 के माध्यम से. अब देखो,
20 क्वेश्चन प्रीलिम्स, मेंस में तो खैर 250 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि जीएस पेपर 2 के अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली 20 क्वेश्चंस होते हैं। 20 क्वेश्चंस, मैं मेंस की बात कर रहा हूँ। जीएस पेपर 2, चूँकि प्रीलिम्स में तो 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 मतलब जीएस का, पेपर 2 मीन्स सीसैट का। पेपर 2 के अंदर 80 क्वेश्चंस होते हैं, जबकि पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस होते हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स वेटेज। तो 100 क्वेश्चन जो आप प्रीलिम्स में करते हैं उसमें से लगभग 20 क्वेश्चंस, आप तय मानो इससे ऊपर हो सकता है, कम नहीं हो सकता। आप आमतौर पे जीएस पेपर 2 को जब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिव्यू करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यार इसमें तो केवल पॉलिटी का ही रोल है। ऐसा नहीं है, केवल पॉलिटी ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, गवर्निंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई मीन गवर्नेंस ओरिएंटेड, सोशल जस्टिस से संबंधित भी इक्का दुक्का सवाल होता है। आईआर से संबंधित हर साल ऑन एन एवरेज मान के चलिए 2 क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। तो जब आप इस पूरे पेपर को पढ़ते हैं तो आपके अंदर लगभग 20 क्वेश्चंस पे कमांड डेवलप हो जाती है। पेपर 1 प्रीलिम्स के अंदर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर पेपर 1 ही जीएस का पेपर है। ये बातें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर आप मेंस का सिलेबस करते हैं तो प्रीलिम्स के लिए बहुत अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारा जो मोड ऑफ कवरेज होगा सिलेबस का वो होगा प्री कम मेंस। प्री कम मेंस में भले प्री पहले बोलते हैं, लेकिन वास्तव में हम सिलेबस मेंस का कवर कर रहे होते हैं। और उस दौरान प्रीलिम ओरिएंटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं वहाँ थोड़ा सा प्रिलिमिनरी अप्रोच को भी फॉलो कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच को फॉलो कर लेते हैं। लार्जली हमारा जो अप्रोच होगा वो एनालिटिकल होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। लेकिन पढ़ने के दौरान आपको पता चल जाएगा कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंस रखते हैं, और जो टॉपिक प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंस रखेंगे उनके ऊपर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। तो देखिए, जीएस पेपर 2 जो कि 250 मार्क्स का है, अगर इसका लेटेस्ट ट्रेंड देखें आप तो हियर यू विल हैव अ टोटल ऑफ हाउ मेनी क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चन आपको लिखना होता है। 3 घंटे की टाइम पीरियड होती है, 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस को आप लिखेंगे। अब देखो, ये जो 20 क्वेश्चंस हैं ये 2 अलग अलग ग्रुपों में बटे होते हैं। 10 क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप। अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्किप कर दिया है। अब या तो शॉर्ट आंसर टाइप प्लस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की संख्या कुल 10 होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की संख्या अगेन 10। ठीक है, जो 10 क्वेश्चंस हैं इनका वेटेज है 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, दैट इज़ 100 मार्क्स। 100 मार्क्स यानी 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, और रिमेनिंग 150 मार्क्स के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। तो ये इनकी भी संख्या क्वेश्चंस की 10 है, लेकिन यहाँ हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का। तो इस तरह से इन टोटालिटी यू विल हैव 150 मार्क्स क्वेश्चंस, 150 मार्क्स। तो देखो 100 मार्क्स प्लस 150 मार्क्स, दैट इज 250 मार्क्स। तो देख रहे हैं इस तरह से पूरे पेपर में 2 अलग अलग वेराइटीज़ आपको मिलेगी क्वेश्चंस की। अब सवाल ये उठता है कि जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसकी वर्ड लिमिट क्या होती है। तो ध्यान रखेंगे 10 मार्क्स के क्वेश्चंस की वर्ड लिमिट 150 वर्ड्स होती है, 150 वर्ड्स पर क्वेश्चन। ठीक है, 150 वर्ड्स। तो आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चंस में कुल 1500 वर्ड्स लिखने हैं, और जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है इसे लिखना है आपको 250 वर्ड्स में। तो 250 वर्ड्स पर क्वेश्चन, और क्वेश्चंस की संख्या 10 है, यानी इन टोटालिटी यू हैव टू राइट 2500 वर्ड्स फॉर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 1000 वर्ड्स, आई मीन 1500 वर्ड्स फॉर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2500 वर्ड्स फॉर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो टोटल कितना हो गया?
1500 प्लस 2500 दैट इज़ 4000 वर्ड्स। अब सोचो 3 घंटे में आपको 4000 वर्ड्स में वर्ड्स लिखने होते हैं, तो ये कोई आसान टास्क नहीं है। इसको देखते हुए ये साफ साफ लगता है कि जब आप सिलेबस को कवर अप करेंगे तो इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता कम है, प्रैक्टिस की आवश्यकता अधिक है, क्योंकि सब कुछ पढ़ लें आप खूब इलाबोरेटिव तरीके से, एक एक कंसेप्ट पे आपकी गजब की कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी डेवलप हो चुकी हो, बावजूद इसके अगर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी नहीं है तो फिर ये पेपर नहीं होगा। आप खुद सोचिए, नॉर्मली अगर आप मतलब वेल प्रैक्टिसेबल नहीं हो तो ऐसी स्थिति में 4000 वर्ड्स लिखने में 8 to 10 आवर्स लग जाएंगे। 2 घंटे लग जाते हैं 1000 to 1500 वर्ड्स लिखने में, सोचो। तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी। मेरी कोशिश होगी कि हर यूनिट के अंदर जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं, उन डायमेंशंस के भीतर कितने इश्यूज़ रेज़ किए जा सकते हैं, और हर इश्यूज़ को ध्यान में रखकर हम लोग क्वेश्चन भी फॉर्मुलेट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि क्लास के दौरान लेक्चर डिलीवरी के माध्यम से मैं आपको कंटेंट सप्लाई तो करूंगा ही, एक ब्रॉडर आंसर फॉर्मेट पे साथ साथ काम करते चलेंगे, और उस आंसर फॉर्मेट को अगर आपने ठीक से मतलब ग्रैस्प कर लिया तो फिर उस डायमेंशन पे आधारित जो भी क्वेश्चंस होंगे यू कैन ईजिली हैंडल देम, आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस का जो पक्ष है वो बिल्कुल आपसे जुड़ा हुआ है। मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि जैसे जैसे एक एक डायमेंशन पूरा होता जाए आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करें साथ साथ, क्योंकि क्वेश्चंस आपके सिलेबस के अकॉर्डेंस में होंगे। एक बात और ध्यान रखना, यूपीएससी सीएससी मेंस के अंदर जो जनरल स्टडीज़ के पेपर्स हैं, मैं तो चूँकि पेपर 2 की ही बात करूँगा, मेरा जो सेगमेंट है वो पेपर 2 से जुड़ा हुआ है। एकदम वेल डिफाइंड सिलेबस है। सिलेबस के अंदर जितनी एंट्रीज़ है, अगर उन एंट्रीज़ पे आप ठीक से काम कर जाते हैं और हर एक कंपोनेंट पे जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं अगर उन पे आप प्रैक्टिसेबल हो जाते हैं, तो तय मानिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद आपको कतई ये रियलाइज़ नहीं होगा, आभास नहीं होगा, एहसास नहीं होगा कि क्वेश्चन कहीं बाहर से आया हुआ है। सारे के सारे क्वेश्चंस विद इन सिलेबस होते हैं। सिलेबस से बाहर मेंस का क्वेश्चन नहीं जाता। हाँ, प्रीलिम्स में कई दफ़ा संभावना बनती है कि थोड़ा ऐसे क्वेश्चंस पूछ देंगे जो हम एक्सपेक्ट नहीं किए होते। कई दफ़ा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप तो ये मान के चलते हैं, आपको भी मालूम है कि भाई प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन उतना प्रेडिक्टेबल नहीं है, कई दफ़ा उतार चढ़ाव आ जाता है। बट उसको लेकर भी इम्पेशेंट नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि इस बार का पेपर अनप्रेडिक्टेबल रहा तो केवल ये आप ही को नहीं लग रहा है, ये हालात तो सारे कैंडिडेट्स के साथ होगी ना। तो एक तरह से यूनिवर्सल लेवल पर मेरिट पे असर पड़ेगा। तो प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं देना है, हावी नहीं होने देना है। मैं कह रहा हूँ 100 क्वेश्चंस में 30 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहे हैं, 70 आपको सहज लग रहा है कि हाँ मतलब हमने पढ़ा है, पढ़े हुए से 70 क्वेश्चंस आए हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि 70 आप बना पाने की स्थिति में हो, बना पाने की स्थिति में मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर पाने की स्थिति में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लेवल पे आपको बताऊँ मुश्किल से 30 से 35 क्वेश्चंस वन गो में एक कैंडिडेट को आ रहा होता है। मतलब उस पर वो सर्टेन होता है कि सी ऑप्शन है तो सी ही होगा, बी है तो बी ही होगा। शेष जो 15-20 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 35 प्लस, उन 15-20 क्वेश्चंस में थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल, एजम्पशन, प्रिजम्पशन, ये सब चलते रहता है और ऐसे ही होता है। तो मिला जुला कर 100 क्वेश्चंस में मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए 45 to 55 यही रेंज रहती है। अगर पिछले 7-8 वर्षों की देखें तो ईमानदारी से अगर आपने सिलेबस किया है तो क्वालिफाई करेंगे। भाई चलो इस बार का पेपर आप देखेंगे 2023 का, तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड टाइप का रहा, सबका यही मानना है। बावजूद इसके स्टूडेंट्स मेंस के लिए क्वालिफाई किए हैं कि नहीं किए हैं। तो नेगेटिविटी हावी नहीं होने देनी है। जो हमारा कर्तव्य है उसको हम ईमानदारी से करेंगे, आगे जो होना होगा होगा, और तय मानिए अच्छा ही होगा। तो हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य ये है, हमारी ड्यूटी ये है कि हम सिलेबस के साथ जस्टिस करें, सिलेबस को छोड़ कर ना पढ़ें। ये नहीं कि चलो हमें प्रीएम्बल समझ में आ रही है, प्रीएम्बल पढ़ लिया, फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिया, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दिया। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप भी मान लो, चलो साहब लेजिस्लेटिव रिलेशन में बड़ा मज़ा आ रहा है, एग्जीक्यूटिव में भी बड़ा मज़ा आ रहा है, ये फाइनेंशियल रिलेशनशिप कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, छोड़ दो इसको। क्यों छोड़ दो? जब वो सिलेबस का हिस्सा है तो उसको ठीक तरीके से करो।
तो अगर ऑनेस्टली आपने पूरे सिलेबस को कर लिया तो तय मानिए कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, और अगर समस्या आएगी तो केवल आप ही को नहीं आएगी, वो सबको आएगी। और जब सबके लिए समस्या आएगी तो आप कौन से अलग से प्रभावित हो रहे हैं? समझ पा रहे हैं मेरी बात? यस। तो ये आपको एक मैं बता दिया कि इस सिलेबस के अंदर आपको किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, राइटिंग प्रैक्टिस जम के करना है, उससे भी पहले सिलेबस को ईमानदारी से फॉलो करना है। अब देखो पूरे जीएस पेपर 2 में, मैं स्लाइड चेंज करता हूँ, जीएस पेपर 2 के अंदर पॉलिटी से रिलेटेड कुल 9 यूनिट्स हैं, 9 यूनिट्स। गवर्नेंस से रिलेटेड कुल 5 यूनिट्स, सोशल जस्टिस से रिलेटेड कुल 2 यूनिट्स, इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड कुल 4 यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ जो पॉलिटी है, अब इसको भी मैं डिवाइड कर रहा हूँ। जो कोर कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन, कोर कॉन्स्टिट्यूशन, इससे संबंधित केवल एक यूनिट है, और इस यूनिट का नाम है फर्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 1। अब यो तो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई विशेष अंतर नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर ही पॉलिटी संचालित होती है। तो आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, पॉलिटी एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव है। जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं उसी को इन प्रैक्टिस पॉलिटी के रूप में फॉलो करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो फिर भी जो कोर कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है, जिसको लेकर कैंडिडेट्स के मन में ये बात होती है कि चलो साहब थोड़े आर्टिकल याद कर लें, आर्टिकल के अंदर कौन कौन सी बातें कही गई है उसे जान लें, डिफरेंट क्लॉजेज और सब क्लॉजेज में क्या लिखा हुआ है ना। तो इस तरह का जो स्टफ है आपके सिलेबस के अंदर, वो बेसिकली यूनिट 1 में पढ़ना है, यूनिट 1 में। इसके अलावे यूनिट 2 टू यूनिट 9 ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। पॉलिटिक्स, यूनिट नंबर 2 टू यूनिट नंबर 9। मैं इसको डिवाइड क्यों किया? इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता था, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि ऐसे ही लिखा भी जाना चाहिए, बट फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस आई ट्राई टू गेट इट बाइफरकेटेड। क्यों बाइफरकेट कर रहा हूँ मैं? इसलिए कर रहा हूँ कि जीएस पेपर 2 के अंदर जो आप पॉलिटी पढ़ते हैं, पेपर 2 में पॉलिटी ही वो सेगमेंट है जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। मतलब पेपर 2 के जो डाइवर्स कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स में आप कह सकते हैं द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर इज बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी से भी सवाल पूछेंगे, इंडियन पॉलिटिक्स से, बट कम। अब कोर पॉलिटी के जो क्वेश्चंस होंगे आपके जनरल स्टडीज़ पेपर 1 इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उनकी संख्या ऑन एन एवरेज 12 to 15 होती है। ठीक है, तो यहाँ जो पॉलिटी है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्वेश्चंस की संख्या होगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12 to 15, 12 से 15, 12 से 15। इस 12 से 15 में आपको बताऊं लगभग 10 क्वेश्चंस आपको यूनिट 1 से मिल जाएंगे, मतलब 10 to 12 क्वेश्चंस। और शेष जो यूनिट 2 से यूनिट 9 है, इसमें आपको मिल जाएंगे लगभग 4 to 5 क्वेश्चंस, 4 to 5 क्वेश्चंस। तो इस तरीके से पॉलिटी के अंदर 12-15 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। कुछ गवर्निंग डोमेन से क्वेश्चन होते हैं, कुछ सोशल जस्टिस से रिलेटेड, कुछ आईआर से रिलेटेड। तो इस तरह से मिलाकर इनकी संख्या लगभग 20 के आसपास होती है। ठीक है, बट
जीएस पेपर 2 के जितने भी सेगमेंट्स है जो मैंने अभी अभी आपको शो किया इधर देखिए, ये सारे सेगमेंट्स हैं ना जीएस पेपर 2 के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। ये तो मेंस का सिलेबस है, बट यही प्रीलिम्स में भी पढ़ना है। प्रीलिम्स का सिलेबस उतना वेल डिफाइंड नहीं है। प्रीलिम्स में बस इतनी सी बातें कर दिया है कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, राइट इशूज़ एटसेट्रा। ये जो ईटीसी है ना एटसेट्रा, ये बड़ा खतरनाक है। अब ईटीसी को जिस रूप में समझो, तो इसीलिए प्रीलिम्स का सिलेबस कहा जाता है कि वेल डिफाइंड नहीं है। मेंस का तो एकदम डिफाइंड है। अभी मैं पहली यूनिट का नाम लिखूंगा, आप साफ साफ देख लेंगे कि अच्छा इसमें यही सारी चीज़ें पढ़नी है। जब तक आपका सिलेबस पे रोड मैप क्लियर नहीं है, तब तक यूँ ही पढ़ने का क्या औचित्य है, कोई मतलब नहीं है। भाई आप ये जो सिलेबस मेरे साथ पढ़ रहे हैं, आपका मकसद क्या है? टू स्कोर वेल इन एग्जामिनेशन। हाउ टू स्कोर वेल इन एग्जामिनेशन? For this you need to follow a particular tract and that tract must be the exam oriented tract. आपको परीक्षोपयोगी दृष्टिकोण से पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से। खैर, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। इसमें ऐसा थोड़ी है कि प्रीलिम्स में केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिक्स से ही आएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, सोशल जस्टिस से भी क्वेश्चन पूछेगा, गवर्नेंस से भी पूछेगा, बट अनडाउटेबली दिस वन इज द मेजर कंट्रीब्यूटिंग कंपोनेंट। एंड अगर इसमें भी थोड़ा स्पेसिफिक हो तो अनडाउटेबली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मेजर कंट्रीब्यूटिंग कंपोनेंट इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने का जो स्कोप है जीएस पेपर 2 में मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पहली यूनिट तक सीमित है। पहली यूनिट, फर्स्ट यूनिट। इसीलिए देखिए मैं यहाँ लिखा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट को हम पहली यूनिट में पढ़ते हैं। इसमें मेंस का तो रोल होता ही है, मेंस में यहाँ से सवाल बनते हैं, बट प्रीलिम्स में 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम लोग पहली यूनिट पढ़ेंगे तो पहली यूनिट में जितना फोकस मेंस रिलेटेड डायमेंशंस पे करेंगे, उतना ही फोकस प्रीलिम्स रिलेटेड डायमेंशन पर भी करेंगे। और जब मैं सेकेंड यूनिट में मूव करूँगा, थर्ड यूनिट में मूव करूँगा, तो हो सकता है वहाँ आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ ना मिले, क्योंकि हर डायमेंशन का अपना अपना नेचर होता है ना। वहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनने के ट्रेंड ही नहीं है, तो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ेंगे, आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा। फिर जब आप आएंगे इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, जब इंडियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, खास करके गवर्नमेंट में सेंट्रल एक्सिक्यूटिव, स्टेट एक्सिक्यूटिव, सेंट्रल लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव, थोड़ा जुडिशियल गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। तभी मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटिक्स, इससे डायरेक्टली आपके सवाल बनेंगे प्रीलिम्स में। मेंस में तो खैर पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। हाँ, ये तय है कि गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और आयर की तुलना में कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक्स से क्वेश्चन अधिक बनेंगे प्रीलिम्स में। ये ट्रेंड बिल्कुल आपके सामने है, ठीक है। तो अब मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। गवर्नेंस और सोशल जस्टिस, इनका सेगमेंट एक साथ होगा, आईआर का सेगमेंट एक साथ होगा, मतलब अलग से, बट कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटिक्स ये दोनों एक साथ करेंगे, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक्स। एंड पॉलिटिक्स। इसके अंदर कुल कितने यूनिट्स हैं? फर्स्ट 9 यूनिट्स, फर्स्ट 9 यूनिट्स इन जीएस पेपर 2, ओके, इन जीएस पेपर 2। अच्छा, एक बात आपको और बता दूं, चूँकि ये पहला लेक्चर है तो आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि सर ने कोई बुक वगैरह रिकमेंड नहीं किया, ऐसा क्यों? एक तो चीज़ें यहाँ बड़ा क्लियरली आपको समझना होगा कि जीएस पेपर 2 का जो सिलेबस है, इस सिलेबस को ध्यान में रखकर कोई टेक्स्ट बुक तो नहीं लिखी गई है। हाँ, गाइड बुक्स ज़रूर हो सकती हैं, बट गाइड बुक्स के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि
you can't say anything clearly regarding its authenticity. ऑथेंटिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप गाइड बुक्स को बहुत ज़्यादा जस्टिफाई नहीं कर सकते, उसमें तमाम तरह के एरर्स होते हैं, यहाँ तक कि कंसेप्चुअल लेवल पर भी समस्याएं होती है, क्योंकि गाइड बुक्स बेसिकली कंपाइलेशन होती है अलग अलग सोर्सेज से। यूनिट 1 का कंटेंट कहाँ उपलब्ध है, इंटरनेट पे या कहीं दूसरी जगह, उसको हमने कलेक्ट करके एक जगह कर दिया। यूनिट 2 का कलेक्शन अलग अलग जगहों से एक जगह कर दिया। तो इस तरह से वो कलेक्शन होता है, वो कोई उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि फिर क्या पढ़ें? जो मार्केट में उपलब्ध किताबें हैं किसको रेफ़र करें? तो मार्केट में 2 तरह की किताबें उपलब्ध हैं। एक तो जैसा अभी अभी मैंने बताया गाइड बुक्स। अब गाइड बुक्स में आप सबसे खूबसूरत एग्जांपल है गाइड बुक का एम लक्ष्मीकांत। अब अगर हम टेक्स्ट बुक की बात करें, ये तो गाइड बुक हो गई। टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक्स की शुरुआत होती है आपकी, मान लीजिए अगर एलिमेंट्री लेवल से कहें तो एनसीईआरटी से, ठीक है। इसके अलावा आगे देखें तो डीडी बासु, सुभाष कश्यप, बीएल फाड़िया एटसेट्रा, ये सब कुछ टेक्स्ट बुक्स हैं ये। अब टेक्स्ट बुक्स के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनकी कंटेंट की ऑथेंटिसिटी तो ठीक है, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, वो ठीक ठाक है, कहीं कोई समस्या नहीं है। दे आर द ऑथेंटिक सोर्सेस ऑफ रेफरेंस, नो डाउट। बट ये सिलेबस फ्रेंडली नहीं है। सिलेबस फ्रेंडली नहीं है का मतलब हुआ कि जो यूपीएससी का सिलेबस है उसको ध्यान में रख के ये नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको होमवर्क करना पड़ जाएगा कि इस बुक का कौन सा स्टफ़ मेरे सिलेबस के कंसोनेंट्स में है और अकॉर्डिंगली उसे हमें रेफ़र करना चाहिए या नहीं। यहाँ थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। गाइड बुक में क्या है, हो सकता है कुछ जगहों पर लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ये स्टूडेंट फ्रेंडली होती है, क्योंकि सिलेबस को ध्यान में रख के कट कॉपी पेस्ट करके कंपाइल कर दिया। तो अब ये भी नहीं कह सकते कि जो कट कॉपी पेस्ट है वो बिल्कुल एरर से भरा हुआ है, चाहे एकदम गड़बड़ है, ऐसा भी नहीं है। इन्फॉर्मेटिव एस्पेक्ट पे गाइड बुक्स अच्छी होती हैं। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि हमें इसमें क्या रेफ़र करना चाहिए, तो अगर मैं यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से रियलिस्टिक दृष्टिकोण से बात करूं, जिसको हम उपयोगितावादी या यथार्थवादी दृष्टिकोण कहते हैं, तो उस लिहाज से मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप एम लक्ष्मीकांत को रेफ़र करिए, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। ठीक है, वैसे भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट तो बनना नहीं है और ना ही पॉलिटिकल फिलोसफर बनना है, सिलेबस से काम चलाना है, और उसके लिए ये बुक उपलब्ध सोर्सेस ऑफ रेफरेंस में सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी है। कुछ जगहों पर ऑथेंटिसिटी को लेकर थोड़ी समस्या हो सकती है, इन्फॉर्मेटिव अप्रोच है, थोड़ी वॉल्यूमनस भी है, बट फिर भी सिलेबस के अकॉर्डेंस में है। सिलेबस को ध्यान में रखकर ये किताब लिखी गई है। और आप कमेंट्स का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की जो 9 यूनिट्स है, उन 9 यूनिट्स में ऑलमोस्ट आपको बताऊं 7 यूनिट इसमें आपको मिल जाएगा। बस एक यूनिट है जो डायरेक्टली नहीं दिया है। जैसे आप मेंस का सिलेबस देखेंगे तो चौथी यूनिट है कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशंस, जिसमें आपको पढ़ना होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम वर्सेस द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम वर्सेस द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ इंग्लैंड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन, स्विस कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सो ऑन सो फोर्थ। दिस पार्ट इज मिसिंग इन एम लक्ष्मीकांत। और इनफैक्ट आपको बताऊं, इन सारी किताबों में कहीं नहीं है ये मिसिंग है। तो इसको आप बेसिकली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की किताबें आती हैं तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। शेष यूनिट कमोबेश आपको एम लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगी, लेकिन ये सारी यूनिट्स इनमें नहीं मिलेगी बट 20%, 25% इस तरीके से, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज के सिलेबस को ध्यान में रखकर किताबें लिखी नहीं गई है। ये एकेडमिक बुक्स हैं, एकेडमिक बुक्स। डी बसु कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, बड़ी शानदार कंसेप्ट है, बट हमारे सिलेबस के लिए वो बहुत काम की नहीं है। सुभाष कश्यप और पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन, उससे पढ़ लेंगे, एक सिंपल इंसाइट डेवलप हो जाएगी। बट आप ये सोचेंगे कि उसके आधार पे हम यूपीएससी के सिलेबस पे आधारित क्वेश्चंस को हल कर लें,
तो भाई उसकी तो मैं तो कम से कम रिकमेंड नहीं करूँगा, आगे आपकी मर्जी। BL फाड़िया, BL फाड़िया ये भी बेसिकली यूनिवर्सिटी लेवल की किताब है। ये प्रोफेसर फाड़िया साहब संभवतः जोधपुर यूनिवर्सिटी, मतलब राजस्थान की ही कोई यूनिवर्सिटी है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ही हेल्स फ्रॉम जोधपुर यूनिवर्सिटी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के, और इनके द्वारा ये लिखी गई है। इस किताब का बेसिकली नाम ही है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो अभी मैंने आपको बताया ना, यूनिट नंबर 1 का ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट, दिस वन इज लैकिंग इन BL फाड़िया। BL फाड़िया में ये नहीं मिलेगा आपको, ये वाला एस्पेक्ट। हाँ, बट पॉलिटिकल एस्पेक्ट आपको मिल जाएगा, प्लस जो गवर्नेंस का सिलेबस है इसका लगभग 70% कंटेंट आपको वहाँ मिल जाएगा। तो अब तक की जो चर्चा रही सोर्स ऑफ रेफरेंस को लेकर, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो आप 2 किताबें रेफर कर सकते हैं, एक M लक्ष्मीकांत और दूसरी BL फाड़िया। समझ रहे हैं मेरी बात? M लक्ष्मीकांत ये किताब तो अपने पास आप रख ही लीजिए, और दूसरा BL फाड़िया। इसके अलावे सिलेबस फ्रेंडली मेरी नज़र में कोई किताब नहीं दिखती। अब आ जाते हैं सीधे यूनिट नंबर 1 पे कि यूनिट नंबर 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है।